हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। आज मैं स्पोकन क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है और आज मैं आप लोगों को बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सिखाऊंगी। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें सीखना है। तो हम क्यों नहीं सेंटेंस बना पाते हैं इंग्लिश में? हिंदी में तो हम लोग सेंटेंस बहुत आसानी से बना लेते हैं, अपने मन की बात को कह लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ ग्रामर सेंस है। अगर हम बनाते भी हैं सेंटेंस इंग्लिश में तो या तो वो गलत बन जाता है क्योंकि लैक ऑफ ग्रामर सेंस है, या फिर वर्ड पावर की कमी है। हिंदी में तो हमारा वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग है, सभी चीज़ों के नाम और सभी वर्ब्स के नाम हमें पता है, लेकिन उसी का जब हम इंग्लिश सोचते हैं तो उसका इंग्लिश हमें नहीं पता है, तो लैक ऑफ वर्ड पावर होता है। तो इन दो चीज़ों की वजह से, और एक और बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम हम लोग रीडिंग तो कर लेते हैं, समझ भी जाते हैं इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश पैराग्राफ्स, और बोलना भी चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो इन सब का कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे ठीक होगा? ये तभी ठीक होगा प्रैक्टिस से। जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने फैमिली में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, भले ही आप गलत बोले लेकिन बोलना है। ये डरना नहीं है कि गलत बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग भी गलत बोलकर निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो अगर गलत बोलेंगे तभी टीचर भी उसे सुधार सकता है। अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो टीचर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। कोई स्पोकन टीचर आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकता है अगर आप बोलेंगे ही नहीं। इसलिए अगर गलत भी बोलिए, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में बोलिए, धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा और फिर आप ऐसे पोजीशन में आ जाएंगे कि बहुत ही लार्ज प्लेटफॉर्म पर, माइक पर किसी प्रोग्राम को आप कंडक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश के साथ, और एक लार्ज प्लेटफॉर्म पर आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप कोई स्कूल प्रोग्राम को आप कंडक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से स्टार्टिंग करना होगा और आपको मेरे साथ मेहनत करना होगा, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। आपको पढ़ाने से पहले मैं भी घर से पढ़ के आती हूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी लड़की 7 साल की है, 7 इयर्स की है, और अभी एक मेरा छोटा बेटा है, वो तो अभी बस 2.5 महीने का ही है, 2.5 मंथ्स का ही है। तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे टीचिंग, पढ़ना और पढ़ाना बहुत पसंद है। तो आइए हम सीखते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि जो भी साइंस स्टूडेंट्स बैठे होंगे यहाँ, उन लोगों को पता होगा कि सबसे टाइनी पार्टिकल होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो सबसे टाइनी पार्टिकल होता है वो होता है एटम, ये सेल होता है। सेल से फिर टिश्यू बनता है और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से फिर कोई सिस्टम बनता है, ठीक है। जैसे कि सिस्टम में जब हम जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो ये सब है, लेकिन सबसे टाइनी पार्टिकल वो सेल ही होता है। तो उसी तरह जो सबसे टाइनी पार्टिकल वो इंग्लिश का होता है, इंग्लिश लैंग्वेज को शेक्सपियर ने बनाया था और शेक्सपियर के नॉवेल्स बहुत ही फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हैमलेट है, बहुत सारे नॉवेल्स है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और जिनको नॉवेल या स्टोरी पढ़ने का शौक है वो लोग जरूर शेक्सपियर के नॉवेल्स को पढ़ें। तो सबसे जो टाइनी पार्टिकल होता है इंग्लिश का वो होता है अल्फाबेट या लेटर्स। तो अल्फाबेट्स तो आपको पता है, ABCD को ही अल्फाबेट से A to Z, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं। और अल्फाबेट से क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। जैसा कि आप इधर देखेंगे, अल्फाबेट्स है ABCD to Z, ये हमारे अल्फाबेट्स हैं। अब हम इससे एक वर्ड बनाएंगे। वर्ड में हम क्या बनाएं? CAT, कैट।
ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे C-A-T कैट एक वर्ड है और इसका मीनिंग है इसका मीनिंग है कैट का मीनिंग है बिल्ली। लेकिन आप ऐसे उल्टा मतलब रैंडमली कोई भी आप अल्फाबेट्स को जोड़कर कोई भी गलत वर्ड नहीं मीनिंग बना सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं TAC टैग, ये रॉन्ग है क्योंकि TAC टैग का कोई मीनिंग नहीं है। वही CAT कैट का मीनिंग है मीन्स बिल्ली। इसलिए ये वर्ड वही होता है जो कि जिसका कि कोई मीनिंग होता है, बिना मीनिंग के कोई वर्ड आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट जब हम वर्ड से जाते हैं तो हम आते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, शालिनी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया है शालिनी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो शालिनी जो है उसमें ये जो तो शालिनी है ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग जो है वो वर्ब है, और इज है ये हेल्पिंग वर्ब है। मैं यहाँ लिख देती हूँ शालिनी है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग है मेन वर्ब, और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। तो ये जिस पोजीशन में ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग जिस पोजीशन में सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब जहां होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब जहां होना चाहिए, ये उसी सिस्टम के अनुसार बैठा हुआ है। ये रैंडमली ऐसे वैसे मैंने नहीं बैठाया है, ठीक है। तभी इसका एक मीनिंग निकलता है कि शालिनी इज प्लेइंग क्रिकेट मीन्स शालिनी क्रिकेट खेल रही है। लेकिन अगर आप रैंडमली कुछ भी वर्ड्स का ग्रुप बना दीजिएगा, जैसे कि इसी को हम उल्टा सीधा करते हैं, जैसे कि इज शालिनी क्रिकेट प्लेइंग, इज शालिनी क्रिकेट प्लेइंग, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये कोई भी सेंटेंस नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ मीनिंग। इसका सेंटेंस का डेफिनेशन ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ मीनिंग, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कि कुछ मीनिंग जरूर निकलना चाहिए, तभी वो सेंटेंस होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव। दो तरह के वर्ब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आज, एक टू बी वर्ब और एक टू हैव वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट जब हम आगे जाएंगे स्पोकन में, तब हम बेसिक मॉडल्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद टेंसेस पढ़ेंगे। देखिए ये दो ग्रुप में मैंने इसको अपने बोर्ड को डिवाइड किया है। एक साइड में है लिखा हुआ वर्ब ऑफ टू बी और दूसरे साइड लिखा हुआ है वर्ब ऑफ टू हैव। तो अभी मैं बस बताने जा रही हूँ वर्ड ऑफ टू बी, और वर्ब ऑफ टू हैव मैं बाद में पढ़ाऊंगी। जब मैं टू बी वर्ब को कंप्लीट कर चुकी होंगी उसके बाद मैं इसके टू हैव के डिटेल्स को लिखूंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, यहाँ पर एस सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है मीन्स एक है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इज। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके लिए एम यूज करते हैं, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, एक या एक से दो या दो से ज्यादा है, तो उसके लिए हम आर यूज करते हैं। ये तीनों ऑप्शंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते
ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं और सिंगुलर प्लूरल में मिस्टेक करते हैं, तो उनका जो सेंटेंस मेकिंग जो है वो रॉन्ग हो जाता है, तो कभी वो फिर सही इंग्लिश नहीं बोल सकते। लेकिन इसलिए सेंटेंस ये मेकिंग बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पास्ट टेंस में कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा वाज और वेर यूज होता है। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेर प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड में है कि अगर हम फ्यूचर टेंस की कुछ बात करते हैं कि मैं फ्यूचर में कहीं घूमने जाऊंगी, मैं फ्यूचर में उस स्कूल में या कॉलेज में पढ़ूंगी, मैं फ्यूचर में अपने फ्रेंड के साथ डांस करूंगी, तब हम विल बी का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के साथ। इसके साथ मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसे कि ये एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, दे आर प्लेइंग हॉकी। ठीक है, इसमें दे जो है वो सब्जेक्ट है, आर एक हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है और हॉकी ऑब्जेक्ट है। अब हम इसी में मैं दो बात और बताती हूँ कि सब्जेक्ट जो है हमेशा दो फॉर्म में होता है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिस और डैट का यूज भी बता ही देना चाहती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लिखते हैं दिस और प्लूरल के साथ लिखते हैं दीज। देखिए, मैं सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ बॉटल, मतलब यह एक बॉटल है। और दिस का मतलब है कि जिस भी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे नजदीक है, तो दिस इज अ बॉटल, यह एक बॉटल है। और अगर दो से ज्यादा बॉटल्स हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ऐसे लिखेंगे, these are bottles, मीन्स यहाँ बहुत सारे बॉटल्स हैं। तो दिस जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है और दीज प्लूरल के साथ। लेकिन दोनों ही केस में ये नोटिस करना है कि दोनों ही केस में जो बॉटल्स है वो हमारे नजदीक है। तो नजदीक वाले का तो मैंने बता दिया। और अगर तब क्या हो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे दूर में है, तब कैसे बताएंगे? तो उसके लिए यूज करते हैं दैट एंड दोज। देखिए, दैट दोज। ठीक है, देखिए इसके लिए लिखेंगे दैट इज माई कार, वह मेरी कार है। यहां भी वह वर्ड यूज हो रहा है और यहाँ भी वहां यह वर्ड यूज हो रहा था, यह एक बॉटल है और यहाँ वह वर्ड यूज हो रहा है, वह मेरी कार है। कार, लेकिन एक कार है तो डैट, जब एक कार है तो डैट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा कार है तो दोज आर माई कार्स, वो सब कार मेरी है। अच्छा, एक बात मैं और कहूंगी, कभी कभी इंग्लिश में ऐसे तो एक जो वर्ड है दे, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही यूज होता है दे, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज हो जाता है। तो यहाँ पे दोज के जगह पे हम दे भी लिख सकते हैं और ये भी करेक्ट है। दे आर माई कार्स। स्टार्ट। अभी मैं आप लोगों को इंग्लिश के दो बहुत ही
ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ाती हूँ। एक है आई और एक है यू। आई का मतलब होता है मैं, और ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहता है। याद रखेंगे, आई हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। लेकिन यू जो है, इसका जो फॉर्म है, इसका जो रोल है वो ये है, दो तरह से है। एक है सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। जैसे कि अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो। क्योंकि यहाँ टीचर के आगे ए लगा हुआ है, इसलिए ये सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। और अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, यू ऑल आर टीचर्स, तो यहाँ पर टीचर है और यहाँ पे टीचर्स है, तो ऑटोमेटिकली ये प्लूरल हो गया, और ऑल लगने के कारण ये प्लूरल फॉर्म में आ गया। मीन्स तुम सब टीचर्स हो। तो देखिए कितने आसानी से मैंने आप लोगों को बता दिया, सिंगुलर में भी यू का प्रयोग और प्लूरल में भी यू का प्रयोग। इंग्लिश में ना किसी भी सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो 50% डिपेंड करता है उसके हेल्पिंग वर्ब्स के यूज पर। हम कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कैसे सपोर्ट कर रहा है, तब निकल कर आता है कि निष्कर्ष निकलता है कि मीनिंग क्या है सेंटेंस का। अब मैं आप लोगों को डिफरेंट टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स दिखाऊंगी। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और पास्ट में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, और फ्यूचर में क्या यूज करते हैं। प्लीज आप नोट डाउन कीजिए। Helping verb. Present tense. Present is, are, am. Past tense was and were. Future tense will be. अभी लगता किसके साथ है, ये सब तो हेल्पिंग वर्ब्स है, लेकिन ये सब भी कुछ मॉडल्स के साथ यूज होते हैं, तो वो मॉडल्स में लिख दे रही हूं। डू, डज, हैज, हैव, कैन। पास्ट में जाएंगे तो डिड, had, could, will, have, will be able to।
स्टूडेंट्स जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। अब एग्जाम्पल्स के साथ बताती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस में बताती हूँ। आई हैव अ कार। हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं मेरे पास एक कार है, और ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस। अब इसका हम पास्ट टेंस करेंगे। आई हैड अ कार, पास्ट टेंस। यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या बात है कि आई के जगह पे आई है, अ के जगह में अ है, कार के जगह में कार है। तो चेंज क्या हुआ है, हैव के जगह में हैड हो गया है। अब फ्यूचर बनाती हूँ। आई विल हैव अ कार, फ्यूचर टेंस। आई विल हैव अ कार। इसका हिंदी क्या हुआ, मेरे पास एक कार होगी। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। दो सेंटेंसेस और मैं बताती हूँ यहाँ पे। आई माइट हैव अ कार, शायद ही मेरे पास एक कार होगी। और एक और सेंटेंस बनता है, आई मस्ट हैव अ कार, निश्चित ही मेरे पास एक कार होगी। आई माइट हैव अ कार, आई मस्ट हैव अ कार। एक बार और बता देती हूँ। आई माइट हैव अ कार मीन्स शायद ही मेरे पास कोई कार होगी, और आई मस्ट हैव अ कार मीन्स निश्चित ही मेरे पास एक कार होगी। जैसे हम कभी सपना देखते हैं अपनी लाइफ में और सोचते हैं कि 5 साल बाद हम पढ़ लिख कर जॉब करेंगे तो निश्चित ही मेरे पास एक कार होगी, तब ये सेंटेंस का हम यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे। ये दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस है। इसमें देखते हैं, ही विल बी बिजी, वह कल व्यस्त होगा। ही मे बी बिजी नाउ। अभी मैं और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कैसे करते हैं। देखिए, ही विल बी बिजी, वह कल व्यस्त होगा। ही मे बी बिजी नाउ। ये दोनों वर्ड्स से दो सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस में नाउ का यूज करना है और एक सेंटेंस में टुमारो का यूज करना है। तो जब हम लिखते हैं ही मे बी बिजी नाउ, शायद वह आज बिजी होगा। और अगर हम लिखते हैं ही मे बी बिजी टुमारो, शायद वह कल बिजी होगा। टुमारो स्टैंड्स फॉर कल एंड नाउ स्टैंड्स फॉर अभी, अभी और आज, अभी। ही माइट बी बिजी नाउ, शायद ही वह अभी बिजी होगा। ही माइट बी बिजी टुमारो, शायद ही वह कल बिजी होगा। ही मस्ट बी बिजी नाउ, निश्चित ही वह अभी बिजी होगा। एंड ही मस्ट बी बिजी टुमारो, निश्चित ही वह कल बिजी होगा। तो मैंने ये आपको समझा दिया। फर्स्ट